Assalamu alaikum, good morning, subha bakhair. Good morning. Look who's here. I am here. Alina Farooq हुमा Sheikh. अमीर शाह जो हैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर हैं. She's enjoying her sweet vacation time. तो हमारा और आपका साथ रहेगा और हम दरमियान में अब्दुल्ला को भी थोड़ा इंक्लूड कर लिया करेंगे. चलिए देखते हैं क्या होता है. इंशाल्लाह it would be good 3 weeks time for us. At the same time हम आपसे कहना चाहते थे कि आ गया है ना वो टाइम. ईद से पहले जो कहते थे ना ईद के बाद देखेंगे. Now that सारे काम पेंडिंग पे डाल देते हैं. सारे काम पेंडिंग पे डाल के now that time is officially here. और अब ईद के बाद देखने वाले जितने आपके काम थे उनको देखना आप शुरू कर दीजिए क्योंकि it is going to be another packed day and packed week as well. Why? Exactly, मैं यही कहने वाली थी कि कैसे एकदम से ईद के बाद, और ईद का पूरा मजा हमने एंजॉय भी नहीं किया. तीसरे दिन से ही वो जो बजट की एक टेंशन, गहमा गहमी, वो सब कुछ शुरू हो गई. स्पीकिंग ऑफ दैट, अगले साल का जो बजट है तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट का तखमीना लगाया गया है. ऑब्वियसली वो आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, लेकिन जियो न्यूज़ ने रिवायत बरकरार रखते हुए जो मोटे मोटे खदोखाल हैं वो हासिल कर दिए. वो पहले ही बता दिए थे. तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद होंगे. सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा. तमाम सैलरी स्लैब्स पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़ दी गई है. ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़ दी गई है. पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का इम्कान है. पेट्रोलियम लेवी बढ़ने वाली है जी. 78 रुपये फ़ी लीटर से बढ़कर 100 रुपये फ़ी लीटर होने की तजवीज़ है. पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डिजिटल अदायगी से ख़रीदी जा सकेंगी. ये दिस नीड्स मतलब एनीबडी हु इज़ गेटिंग पेट्रोल फॉर द बाइक और फॉर एनीथिंग उसको किस तरह अच्छा पता है इजी वॉलेट के जरिए पे करना पड़ेगा अगर उसके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है. देयर हैज टू बी अ वे क्या मैकेनिज्म होना चाहिए ना पूरा इसके लिए. अगर आप डिजिटाइज कर ही रहे हैं इकोनॉमी को तो फिर उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं. अगर आप वो भी देखना जरूरी है. पेट्रोल कैश पे खरीदेंगे उस पे आप 2 रुपए फी लीटर इजाफी अदा करेंगे. नॉन फाइलर्स का हमेशा एक मसला रहता है. अब नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़ दी गई है. यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इक़दामात मुतवक्के हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपको पता है ऑनलाइन टैक्स की कोई नहीं है. तो अब देखते हैं क्या होता है. कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं. दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है. बड़ा है डिफेंस बजट हमारा. कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय करने के लिए ये भी अपडेट ले कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज शाम तरफ कर लिया है. मुशावरती इजलास में अपोजिशन अरकान असद कैसर होंगे, बैरिस्टर गौहर होंगे. नून लीग पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत इसमें दी गई है. हुकूमत अच्छा और अवाम दोस्त बजट पेश करने के दावे तो कर रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है ये एक अहम सवाल है. सर्टनली ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा. इकनॉमिक सर्वे हालात की मिली जुली तस्वीर पेश करता रहा है. जहाँ मईशत में बेहतरी के इशारे हैं, वहीं कुछ फैक्टर्स मईशत को पाँव पर खड़ा करने के लिए बदस्तूर बड़े चैलेंजेस बने हुए हैं. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कल रवां माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा पेश किया और एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा है. सो खर्चे कम करने के लिए क्या कर रहे हैं ये भी सर्टनली देखना चाहिए. जुलाई से मार्च तक 9 महीनों में वसूलियाँ 13,037 अरब रुपए रही हैं, जबकि अखराजात 16,034 अरब रुपए हुए हैं. GDP ग्रोथ 2.68% रही. Individual filers doubled to 3.7 million filers. High value filers also increased by 178%. Retail की भी बड़ी बात होती है. 492,577, 74% additional retail registrations in the last fiscal year. जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो for the year 4.8%. This is compared to -1.4% last year. इसमें electricity, gas and water के अलावा construction going up by about 6.6%. Chemicals, iron and steel, ये वो सब सेक्टर्स हैं जो नीचे गए. लेकिन at the same time autos went up by 40%, wearing apparel went up by 8%, textiles went up by 2%, petroleum products went up by 4.5%, agriculture grew at 0.6%. लेकिन जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो 13.5% से नीचे गई. और अब उसमें कॉटन भी है, मेज़ है, वीट है.
अच्छा अब्दुल्ला, इंटरेस्टिंग ये है कि वज़ीर ख़जाना कहते हैं ग्रोथ रेट हम लोगों ने बहुत बेहतर किया है और इसको वो बढ़ा चढ़ा कर और दावे कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत के क्रेडिट के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर उमर अयूब ग्रोथ रेट को हकीकत मानते ही नहीं है। इस्लामाबाद में उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमती ग्रोथ रेट महज एक गुब्बारा है, रुपया अपनी कदर खो चुका है। मार्च 2022 में जो 50,000 कमा रहा था उस वक्त, उसकी आज वैल्यू 20,000 के करीब है, 20,833 रुपए के बराबर रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुंच गई है। एक्चुअली क्या कहना था उनका, ये आप सुनिए। ये मिनिस्टर्स और सारे लोग कहते रहे कि जी हम लोग महंगाई कम हो, भाई कौन सी कम हुई है? मैंने तो इसी कमरे में यहाँ पे इनको चैलेंज किया है। बाद भी लोगों हमारे साथियों के साथ मैंने चैलेंज किया कि जी आ जाए मेरे साथ, कैमरे पकड़ते हैं, जाए बाज़ारों में हम लोग जाते हैं और पूछते हैं, और बड़े आराम से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज़रा सी कैलकुलेशन की है आपकी, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है PBS, उसका डेटा है 2022 का और 2025 का मैंने कंपेयर किया है। आपका गंदम का 20 kg का जो तोड़ा होता है 2022 में ये तकरीबन 1167 रुपीज़ का था, आज ये 1750 का है, 50% इजाफा। आपका वही गंदम को आप कैलकुलेट करें पर केजी पर किलो पे ले आए तो 58 रुपीज़ पर किलो 2022 में, आज ये तकरीबन 88 रुपए पे चला गया, 50% इंक्रीज इजाफा। आपका मुर्गी पर केजी 287 रुपए पर किलो और आज 600 रुपए पर किलो, 109% का इजाफा। अब ये वो चीज़ें हैं विच मैटर, और आवाम को ज़ाहिर है आटे, दाल, चीनी, मुर्गी, गोश्त के भाव दे मेक अ डिफरेंस। और बिजली के बिल, बिजली की खपत, क्या सूरत हाल है? हुकूमत आने वाले साल में क्या सिर्फ टैक्सेस बढ़ाने की उम्मीद करती है या अपने अखराजात भी कम करने का कोई इरादा है या कोई प्लानिंग है? इस पे बात करते हैं। हमारे साथी हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ एनालिस्ट से हमारे साथ होंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है मलकम साहब ने। अशरफ साहब, शुक्रिया आपका, आपकी गहरी नज़र रहती है इन मामलात पे पूरा साल ही, लेकिन यहाँ ज़ाहिर है ये तो वक्त वो है जहाँ आप एक एक नंबर, एक एक चीज़ को बड़ा बगौर देख रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट किया जाए? मतलब मोरलेस सब कुछ सामने आ चुका है या अभी कुछ है जिसके बारे में शाम तक ही क्लियर होगी पिक्चर? जी, ज़्यादातर मैं कहूँगा 99% जो अदाद शुमार हैं वो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, जो कि ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल फाइनेंस डिवीज़न के हैं। उनकी डिटेल्स कुछ मैं आपके सामने रख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा। अभी आप उमर अयूब साहब का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवा रहे थे। एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो हमारे अभी ग्रोथ रेट आया, पहले तो अपने हदफ से ये कम है, 3.6% से 2.7% है। एक तो ये हमारी उसका हदफ पूरा नहीं हो सका, लेकिन साथ साथ एक जो हैरान कुन चीज़ हुई है, आखिरी सहमाई के अदाद शुमार फ़र्ज़ कर लिए गए हैं कि फ़र्ज़ कर लिए कि इतने होंगे, लिहाजा उनको बुनियाद बनाकर ग्रोथ रेट दे दिया गया है। इस पे कल उनसे सवाल भी हुआ था, हमारे कोलीग हैं महताब हैदर साहब जी, वो भी साथ भी होंगे। कि आप किस तरह अज्यूम करके अदाद शुमार दे सकते हैं कि पता हो सकता कम हो जाए, हो सकता ज़्यादा हो जाए, लेकिन अजम्पशन पे अदाद शुमार दे देना क्या ये मुस्तनद होंगे? उसका उन्होंने बड़ा लंबा एक जवाब दिया, साथ उन्होंने दफा भी किया उसका। यकीनन वो हुकूमती अदाद शुमार उनको दफा करना भी चाहिए था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि PBS जो सारा साल आपके इसका यही काम है, इनको अपडेटेड रहना, डाटा लेना, तो एक पूरी सहमाई का अज्यूम करके अदाद शुमार दे के उस पर एक ग्रोथ रेट इशू कर देना, ये तो अशरफ होता ही हर साल ऐसे है बाहर है जी कि लास्ट क्वार्टर जो है वो एजम्पशन पे चलता है, इस मर्तबा दे कुडंट डू इट। मेरा ख्याल है, मुझे कुछ शायद इसमें थोड़ी सी ट्रेक भी है जी। ये हो नहीं सकता क्योंकि हर महीने रकम कौन सेकंड को ज़रूर फाइनल फिगर्स आ जाते हैं। अगर आपके पास 10 महीने का डाटा है जो आपने जब मई में दिया, मई 1 की बजाय 2-3 तारीख को दे दें, 5 तारीख को दे दें, 10 तारीख को दे दो, लेकिन 10 महीने का डाटा तो आपको लेना चाहिए ना जी। उसके बगैर आप किस तरह फाइनल फिगर इशू कर सकती हैं जी? अच्छा, तो अभी तक जी जो बजट जी हमारे साथ ही रहेगा, मेहताब ने भी हमें ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ये नुकता बड़ा अहम है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं मेहताब से भी। मेहताब, वैसे मूडीज़ की रिपोर्ट देख लें, फिच देख लें, IMF खुद बड़ा कीनली इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड था इस बजट के अंदर। आपको लगता है कि कुछ फिगर्स फर्ज करने की गुंजाइश थी और किए जा सकते थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान में इशू ये है कि ये जो डेटा कलेक्शन है ये थोड़ा सा टाइम लैग के साथ आता है।
तो ये जो प्रोविजनल नंबर एस्टिमेट्स लेना आखिरी क्वार्टर के, ये रूटीन है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस दफा जो एजम्पशन ली गई है, मैं आपको उसकी चंद बुनियादें बता देता हूँ। अगर आप पहले 3 क्वार्टर्स की यानी जुलाई से मार्च तक की नंबर्स को देखें तो ये एवरेज ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की 1.6-1.7 बनती है, और आखिरी क्वार्टर में जो एजम्पशन ली गई है वो 5.3% की ली गई है। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कौन सा मौजा हो जाएगा कि लास्ट क्वार्टर में ये ग्रोथ जो है वो उठ के 5.3 हो जाएगी। उसकी कोई बेसिस होनी चाहिए ना, वो बेसिस जो है उनके ऊपर बुनियादी सवालात है। मसलन आप ये देखें कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है उसमें मेजर क्रॉप्स की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है। तो आपने -13.5 जी लाइफ स्टॉक जो है वो हमेशा जो है ये एक फिक्स्ड है, क्योंकि इसका लेटेस्ट कोई सेंसस जो है लाइफ स्टॉक का नहीं हुआ। तो आपने उसके ऊपर, ये तो मैं नहीं कहता कि आप, लेकिन उस पे 20 सवालात है। जो उससे बड़ा सवाल है, अगर आप कंस्ट्रक्शन को और बिजली की जो पैदावार है उसको आपने जो एज्यूम किया है, इन दो को निकाल दे सिर्फ, तो आपकी ग्रोथ जो है वो 1 परसेंटेज पॉइंट जो है वो कम हो जाती है, वो 2.7 से 1.7 पे आ जाती है। तो assumptions की जो बुनियाद है वो ठीक नहीं है, इस वजह से उसके ऊपर जो है वो बहुत से सवाल। So when you raise this question, मेहताब साहब, क्या जवाब मिला आपको? हमने वो जवाब चला भी रहे हैं, जियो पे देख भी रहे हैं, उन्होंने कहा जी एक कमेटी बना देते हैं। क्या तजावीज़ है, मतलब जब आपने एग्जैक्टली यही पॉइंट्स उठाए, सो व्हाट वाज द फाइनेंस मिनिस्टर्स रिस्पॉन्स? वो रिस्पॉन्स उनका ये है जी कि हम इस सारे सरकारी डेटे को ओन तो करते हैं, लेकिन मैं अपने कैबिनेट के बाकी कोलीग से बात करने के बाद इस बात के लिए हम तैयार हैं इसके ऊपर कोई स्टीयरिंग कमेटी बना दी जाए और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी उसके अंदर जो है वो शामिल कर दिया जाए। चूंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है ये बनाया इसीलिए गया था, इसका बुनियादी ये था, ये पीपल्स पार्टी के जमाने में जो है वो इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर इस पे लेजिस्लेशन हुई, पार्लियामेंट से अप्रूवल हुई, लेकिन जो पीबीएस की इकोनॉमी है वो आज भी इन क्वेश्चन है। मैं उसकी भी आपको मिसाल देना चाहूँगा। अच्छा, मैं मेहताब और बल्कि अशरफ से भी मैं बड़ा एक आएंगे आपके पास दोबारा मिसाल के लिए। मैं एक बड़ा आम इंसान का सवाल पूछना चाहती हूँ। हम यहाँ पे बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नंबर्स में उलझ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे देखने वालों को समझाइएगा, ये ग्रोथ रेट ज़्यादा और कम होने से, अगर ज़्यादा अज्यूम किया गया है और प्रोजेक्ट किया गया है और एक्चुअल में कम था, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर और हमारे ऊपर बेसिकली? अशरफ बता दें पहले। जी बिल्कुल, इसका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इसका आम आदमी पे तो उसका फिगर का, नंबर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारता है। इस वक्त भी सबसे बड़ी बात यही हो रही है, हमारी ग्रोथ रेट जो आई है आम आदमी की ज़िंदगी देखिए उससे मैच करती है कि नहीं करती। हर जगह से आपको यही जवाब आएगा कि आम आदमी की ज़िंदगी जो सड़क पे है, जो देहात में रहता है, जो गली मोहल्लों में रहता है, उसकी ज़िंदगी हमारे इदाद व शुमार से मैच नहीं करती। उसके लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो ये पॉवर्टी का सर्वे आया है वो काफ़ी है। 45% लोग हमारे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। दूसरा आपने पूछा फ़र्क क्या पड़ता है, उसमें बुक्स में आपका नंबर अच्छा आ जाता है, इंटरनेशनल आपकी रिकग्निशन अच्छी हो जाती है, ग्रोथ रेट ज़्यादा शो करने से थोड़ा होता है। हालांकि लोगों की जो ज़िंदगी है वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही होती, बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं। अगर फिगर मैच अपने फच हुए हैं, उसमें कुछ ट्रिक्स की गई हैं, फिर यकीनन मैच नहीं करती। अदरवाइज इट रिफ्लेक्ट कि इतनी मईशत में तरक्की हो रही है, आम आदमी को यकीनन मईशत में तरक्की का उसका फायदा होना चाहिए। चलिए अब जरा इस चीज के ऊपर आ जाते हैं। बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ चाहिए भी नहीं होती ना, फिर हम आपको पता है एग्जॉस्ट हो जाते हैं और महंगाई ज्यादा होती है। अगर एकदम ग्रोथ रेट ज्यादा ले जा सकती है हुकूमत। चैलेंज हमारा चैलेंज यही था पहले IMF प्रोग्राम में जब हम आए कि हमें ब्रेक लगानी थी अपनी ग्रोथ रेट पे, सो दैट वी कैन सस्टेन। अच्छा मेहताब साहब, आप बताइएगा, कुछ बताया गया हुकूमत की तरफ से कि जो ग्रोथ रेट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो आदाफ क्यों नहीं हासिल किए जा सके, और आने वाले साल में वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने की तजावीज़ तो बहुत सारी लेकर आ रहे हैं, लेकिन अपने अखराजात किस तरह कम करेंगे? फिर वो जो सफ़ेद हाथी थे PIA स्टील मिल, उनका मामला अभी तक नहीं हल हो सका। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ग्रोथ पे जरा एक बात जो है वो करना चाहता हूँ। देखिए बुनियादी तौर पर हुकूमत को अब जो है वो ग्रोथ का नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है
कि ये आपकी इकोनॉमी के अंदर होने वाली वैल्यू एडिशन जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर है उनको मापने का इससे अलावा कोई जरिया नहीं है। देखिए, जो ग्रोथ का नंबर है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.55% है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 2.7% है। इसका मतलब है जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी के बराबर हमारी ग्रोथ रेट जो है वो इजाफा हो रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान के लोगों को अपनी जिंदगियों के अंदर कोई, उसे कहते हैं जो प्रोस्पेरिटी है, जो खुशहाली है, वो महसूस नहीं होती, क्योंकि वजह ये है कि हमारा ग्रोथ रेट कम है। अब जो आपने बात की, बुनियादी तौर पर हमारी इकोनॉमी हीट अप होनी शुरू हो जाती है जब हम 4 से 5% से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो ट्विन डेफिसिट्स हैं, असल में क्वालिटी ऑफ ग्रोथ का तकाजा ही यही है कि वो इम्बैलेंसेस जो हैं वो क्रिएट ना होने दिए जाए। और इस हुकूमत का ये टेस्ट है कि रेवेन्यू जनरेशन, तो हम पिछले साल भी हमने फ्रंट लोडेड IMF के तहत जो प्रोग्राम किया, हमने बहुत से टैक्सेस जो है वो लगा दिए या टैक्सेस के रेट्स बढ़ा दिए। हुकूमत का टेस्ट ये है कि मुझे ये देखना है कि क्या अखराजात में इस बजट के दौरान जो है वो कमी होती है। कल हालांकि फाइनेंस सेक्रेटरी जो इमदादुल वसाल है वो बड़े क्लियर कट कह रहे थे कि जो अखराजात है उसमें कमी की गुंजाइश बड़ी कम है, क्योंकि हमारे अखराजात जो है वो बड़े टाइट है। आप देखें तो सबसे बड़ा खर्चा जो है वो डेट सर्विसिंग में है, जो हमने सूद कर्जे लिए हुए हैं उन पे सूद और प्रिंसिपल की अदायगी है, उसके बाद डिफेंस है, उसके बाद रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, डेवलपमेंट है। तो ये अखराजात हमारे बड़े टाइट है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि अभी भी ये गुंजाइश मौजूद है कि उन अखराजात में कमी की जाए। पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में इतना इजाफा और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि गुंजाइश मौजूद है। और जो पावरफुल लोग हैं अगर वो अपने अखराजात कम नहीं करेंगे और पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ ऑस्टेरिटी की बात करेंगे तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़रा ने कहा कि इससे ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है, इतना तो हमने रखना ही था अपने खर्चों के लिए। अच्छा, ज़रा आज जो पेश होना है बजट, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो तो काफ़ी हद तक हमारे सामने आप ले आए हैं अशरफ, लेकिन हमें ये बताइएगा क्या कोई खुशखबरी भी है सैलरी क्लास के लिए? मैं पढ़ रही थी जो अभी तजावीज़ हैं उसके मुताबिक 2.5% कमी होने का इम्कान है सैलरी स्लैब पर। नहीं, उसमें दो चीज़ें मिला के हैं जी। एक तो जो मजमूई तौर पर जो एक्सपेक्टेड है कि शायद 7.5% की इंक्रीज़ मिल जाए तनख्वाह में, या किस तरह उसकी इंक्रीज़ हो जाए जी 7.5%। जो डिफरेंट स्लैब्स हैं उसमें तकरीबन सब में ही 2.5%, 2.5% उसकी टैक्स रिडक्शन होगी, जो टैक्स पे करता है तकरीबन तमाम स्लैब से वो कमी होगी। लिहाजा मिला के 7.5 और 2.5 मगर वो बात मान ली कि मिनिमम टैक्सेबल ईयरली क्या 12 लाख है या वो नहीं हो सकता जी। उस पर हम अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक यही है कि 83 या 85,000 जिसकी महीने की सैलरी है उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। जो 85 जो महीने की तनख्वाह लेता है 85,000 रुपये, वो इनकम शायद टैक्स से मुस्तस्ना होगी, लेकिन उसका हतमी फैसला जो काबीना होगी उसके इजलास में किया जाएगा क्या करना है। उस पर प्रपोजल यही है 12 लाख वाली भी, जिनकी 1 लाख महीने की सैलरी है वो भी उसमें शामिल है, और 85,000 जो IMF के साथ शायद एग्रीड अपॉन 83 समथिंग और 85 के दरमियान, वो भी एक इस पर भी बातचीत हो रही है जी, इतफाक़ हुआ है हमारी इतला के मुताबिक जी। तो दूसरा दो चीज़ें आपसे मैं बगैर पूछे अर्ज करता हूँ। तो आपने पूछा था कि मेहताब साहब ने भी कहा कि ग्रोथ कैसे बढ़ेगी। GDP में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो होता है जी वो एग्रीकल्चर का होता है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ, तमाम फसलों की ग्रोथ हमारी नेगेटिव है। उसकी वजह ये हुई है पिछले 2 साल से जो किसान की गंदम और चावल की फसल के रेट उसको नहीं मिले, उसमें हमारा जो काबिल काश्त रकबा जिसमें फसल काश्त होती है वो कम हो गया। उससे इकॉनमी पे असर पड़ा है, उसके हमारी ग्रोथ पे भी असर पड़ा है। जो गंदम को किसान का रेट नहीं मिला ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसको देखना पड़ेगा हुकूमत को कैसे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हुकूमत को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो रूरल पंजाब है वहाँ पे एक अनरेस्ट है, सपोर्ट प्राइस बहुत ज़्यादा ना मिलने की वजह से। इस साल जो गंदम की पर एकड़ लॉस है काश्तकार को 10,000 रुपये फी एकड़ का लॉस हो रहा है हुकूमती जो निर्ख है उसके मुताबिक गंदम बेचने पे जी। अच्छा, अब आते हैं बजट के जो तफसील आपने कुछ पूछा था जी, बता दें कि बजट का जो टोटल आउटले हमारे ताज़ा तरीन इदादोशुमार के मुताबिक है वो 18,203 अरब रुपए के करीब बनता है, जिसमें कुछ तफसील इस तरह है। जो हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है या सबसे बड़ा हेड जो हमारा है वो सूद पर जो कर्ज
पर जो सूद की अदायगी है, नॉट सूद की अदायगी नहीं है, सॉरी कर्ज की अदायगी नहीं, सूद की अदायगी है, उसमें पिछले साल 9,775 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन चूंकि पॉलिसी रेट में कमी आई, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, उसमें शायद 1,000 अरब रुपए की बचत होगी। अगले साल के लिए जो रकम रखी गई है वो 8,207 अरब रुपए कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में रखी गई है, जो रवा साल के मुकाबले में 1,568 रुपए कम है जी। बिल्कुल सही। दूसरा बड़ा हेड ओवर दिफा का होता है जी। पिछले साल उसमें 2,122 अरब मुख्तस किए गए, सॉरी जी, 2,122 अरब रुपए की रकम रखी गई थी। इस साल हमारे इतला के मुताबिक 2,550 अरब रुपए रखे जाएंगे, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 428 अरब रुपए ज्यादा बनती है। 428 अरब रुपए ज्यादा रखे गए। ठीक है, हम आपसे अशरफ साथ साथ देते हैं तफसीलात, जरा शामिल करते हैं मेहताब को भी। मेहताब, पेंशन एक बड़ा तबका है पेंशनर्स का, उसमें क्या रिपोर्ट? पहले उसकी डिटेल दे दूं जी, फिर सवाल कर लीजिएगा। पेंशन की डिटेल मेरे से ले लें, फिर सवाल मेहताब साहब कर सकते हैं। पेंशन के हेड में पिछले साल 1,014 अरब रखे गए थे, जो हमारे पास पेपर्स हैं। अब इस साल उसमें सिर्फ 41 अरब रुपए यानी 41 अरब रुपए के इजाफे से 10,055 अरब रुपए रखे जाएंगे। ये इजाफा है पेंशन की मद में जी, जिस पे आप किसी से पूछना चाहें। पेंशनर्स कितना इजाफा एक्सपेक्ट करें? फिर ये ओवरऑल टोटल नंबर तो आपने हमसे शेयर कर दिया अशरफ, थैंक यू फॉर दैट। बट मेहताब साहब, डू यू हैव अ परसेंटेज कि पेंशनर्स अपनी पेंशन में कितना इजाफा एक्सपेक्ट करें? इस फिगर से लिहाज तो कोई बड़ी तब्दीली एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि सिर्फ 41 अरब रुपए का इजाफा है पिछले साल के मुकाबले में जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी मेहताब अशरफ, आपका पॉइंट तो आ गया। अशरफ, आप बता दें। जी मेहताब साहब, देखिए, बुनियादी तौर पर जितनी सैलरी इंक्रीज होगी पेंशन में भी उतना ही इजाफा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पेंशन जो है वो पाकिस्तान में जिस तरह आप ये देखें कि सर्कुलर डेट जो है वो एक बहुत बड़ा इशू रहा है। आइंदा चंद सालों के अंदर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि पेंशन जो है फेडरल गवर्नमेंट की एज वेल एज प्रोविंसेस की, इन पांचों हुकूमतों की मिलाकर एक फ्यूचर जो लाइबिलिटी है वो बहुत बड़ी है। इसीलिए हुकूमत डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन की तरफ गई है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से सिविलियन साइड पे तो हुआ है, बाकी साइड पे उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, इसका एक मॉडल मेहताब साहब, इफ यू कैन गाइड अस, इसका एक मॉडल खैबर पख्तूनख्वा ने पिछली हुकूमत में बनाया था कि किस तरह से वो पेंशन को सपोर्ट करेंगे। अब वहाँ पे क्या ये चल रहा है, कामयाबी से चल रहा है या फिर रुक गया है? और इज दैट एनी मॉडल अवेलेबल इन द कंट्री जो हम रेप्लिकेट कर सकें बाकी सूबों में भी? देखिए, बुनियादी तौर पे पेंशन रिफॉर्म्स वहाँ पे शुरू हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, जब तैमूर सलीम जनरल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, और अभी भी उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो चारों सूबे हैं और मरकज है, इनको पेंशन के एक जैसे यानी सिमिलर किस्म की जो है वो रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, ताकि ये ना हो कि किसी एक सूबे में एक चीज चल रही हो और दूसरे में डिस्क्रिपेंसी चल रही हो। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रेजेंट होता है बजट, तो उसके अंदर क्या होता है। मेहताब हैदर और अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बता रहे थे, कल जो सब कुछ हुआ उसके बाद उसकी स्टोरी क्या है वो भी बताया। आई थिंक हमें ये एक्सप्लोर बड़ी करने की जरूरत है कि डिजिटल इकोनॉमी के लिए अब क्या उसके लिए पेंशंस डिजिटल इकोनॉमी के लिए क्या टैक्सेस सवाल है कि अगर वो कैश के ऊपर पेट्रोल खरीदेगा तो उसे 2 रुपए फी लीटर इजाफी देने पड़ेंगे। बहुत सारे सवाल है, अगले घंटे के अंदर क्या है, क्या बैंक का कार्ड होना जरूरी है या फिर वो जो वॉलेट्स होते हैं, जिस तरह टेलीकॉम कंपनियों के माइक्रो बैंक्स हैं, उनके वॉलेट्स हैं, उनके कार्ड्स के जरिए भी अदायगी हो सकेगी? आई थिंक हो ही सकेगी। सो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी रजिस्टर्ड डिजिटल इकोनॉमी, जब डिजिटाइज होंगे तो रजिस्टर्ड इकोनॉमी का हिस्सा भी बनेंगे। some thoughts on that. पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाली पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेटर है। हाउ कूल इज दैट? बहुत ज़्यादा। आपको पता है सिर्फ 8 पाकिस्तानी हैं पूरी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, और उसमें से एक सना मीर है। सना मीर ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान की सड़कों से क्रिकेट खेलकर यहाँ तक पहुँचना बड़ा तवील सफ़र था। एक वक्त था कि पाकिस्तान में वुमेन प्लेयर्स की तादाद मुकम्मल नहीं थी, हमारे पास वुमेन क्रिकेटर्स रोल मॉडल नहीं थी कोई। आज इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं जो सब के लिए मिसाल है। सुने ज़रा। सो यू नो, टीम पूरा करने के लिए प्लेयर्स की तादाद ना होना, प्लेयर्स इतने दस्तयाब ना होना और यहाँ तक पहुँच जाना,
वी हैव कम अ लॉन्ग वे सर्टनली। और ये जो ख़वातीन है ना, सना मीर हो गई और दीगर जो हमारी कप्तान हैं या खिलाड़ी हैं, ये आने वाली बच्चियों के लिए ये है मिसाल, ये हैं वो रोल मॉडल्स जिन्हें बच्चियां फॉलो कर सकती हैं, कर रही हैं। मतलब अगर सना मीर हॉल ऑफ फेम में जा सकती हैं तो सर्टनली इफ़ यू हैव इट इन यू देन यू कैन आल्सो गेट देयर। लेकिन अब्दुल्ला एक बात है, इन बच्चियों ने तो प्रूव कर दिया, हमें भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली खवातीन क्रिकेट को उस तरह से प्रोजेक्शन नहीं मिलती, कोई देखेगा तो वो चीज़ बिकेगी ना। तो हमें अपने टूर्नामेंट्स को, खवातीन टूर्नामेंट्स को दिखाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टीवी पर प्रोजेक्शन देने की ज़रूरत है, एंड आई होप दैट हैपन्स। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, हम कमिंग बैक टू बजट। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर टैक्स उमूर हैं। तोला साहब शुक्रिया। तोला साहब, हुकूमत बता रही है कि मौजूदा माली साल में हमने पहले से कहीं ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया है, किया भी है। वज़ीर ख़जाना FBI की परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश भी हैं, ये कॉन्फिडेंस है, तो फिर बजट में पहले से कई बड़ा रेवेन्यू टारगेट रखना, ये समझ में आता है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली देखिए, खुश होने वाली बात मेरी समझ में तो नहीं आती है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने टारगेट 12,900 अरब का रखा था, और अगर मैं उस हिसाब से देखूं अददी एतबार से तो अभी 11,800 या 900 होंगे। तो 1 ट्रिलियन की कमी वाक़ई होने पे अगर खुश होना जायज़ बनता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर अगले साल की जहाँ तक मैं मिसाल दूँ आपको, 14,130 अरब का आप टारगेट रख रहे हैं PR रेवेन्यू का, और इतना बड़ा टारगेट अगर 11,900 से मैं जंप करके, यानी कि आप समझ लें सीधा सीधा कोई 3.25 साढ़े 3,000 अरब ऊपर लेके जाना, जहाँ पर सिर्फ मेरा इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ मिला के 12% मैक्सिमम 11.5-12% रहेगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगला टारगेट भी इतना लंबा रखना। फिर या तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब को पता था, जब हम भी कह रहे थे कि अचीवेबल नहीं है, तो शायद उनको पता था कि अचीवेबल नहीं है, और अब इसलिए खुश हो रहे होंगे कि यार इनके टारगेट के हिसाब से 12,000 बिलियन था, तो चलो 100-200 बिलियन ऊपर नीचे हो गया तो खुशी की बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी मुल्क की जो टैक्सेशन है, इसमें मैं कम से कम 16 से 18,000 अरब हम आराम से कलेक्ट कर सकते हैं, अगर सही से टैक्स रिफॉर्म किया जाए, जो रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई है। तो अगर वो इसको देख लेंगे तो मेरा ख्याल है हो सकता है 16,000 भी कर सकते हैं। मगर ये जो रिपोर्टें आ रही होती हैं, जो मैकेंजी की है या वर्ल्ड बैंक की है, या जो इकदाम ये ले रहे हैं, मेरा ख्याल है इसमें चले तोला साहब, ये तो देखते हैं अब जब बजट पेश किया जाएगा, लेकिन मसला तो हमेशा से ही रहा है कि टैक्स बेस हमें अपना बढ़ाना है। आपको लगता है कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी ऐसी है कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कोई इकदाम करे, या विल भी है? देखिए, टैक्स नेट ओवरनाइट तो नहीं बढ़ सकता ना, मगर मेन ये है कि टैक्स नेट की बढ़ाने के लिए जो इकदाम आपको लेने चाहिए वो आप ले रहे हैं कि नहीं। आपकी 80% के करीब ऑटोमेटेड इनकम आ रही है, FBR की रेवेन्यूज आ रही हैं। तो हमने पहले भी 2016 से लेके आज तक हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि आप अपनी टैक्स मशीनरी को, जो मेरा ख्याल है 23,000-24,000 की है, उसको यूज करें ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के लिए। अगर वो अफसरों की तरह, बाबुओं की तरह बैठ के अगर AC वाले कमरों में काम करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। आपके मुल्क का जो ये टैक्स आता भी है वो 3% डायरेक्ट टैक्स लोग दे रहे हैं, 95% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बाकी जो टैक्स आपका है वो मेरा ख्याल है आ रहा है 95-97% टैक्स पेयर से। तो ऊपर जो बजट आपका चाहिए वो तो बड़ी कंपनियां और बड़े टैक्स पेयर पूरा कर देते हैं, नीचे एक करप्शन का दौर है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आपकी ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस कैसे होगी? ताजिर आपको देने के लिए तैयार नहीं है, एग्रीकल्चरिस्ट आपको देने के लिए तैयार नहीं है, बाकी आप बताएं ना मुझे, रियल एस्टेट आपको देने के लिए तैयार नहीं। और इन तीनों की ब्लूप्रिंट हमारी रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। कुछ 14 स्टेप्स हमने इनको ऐसे बताए हैं जिसमें ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस हो सके, मगर उसके लिए जरूरी है आपको कानून में सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी और FBR की अथॉरिटी को रैशनलाइज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तोला साहब माहिराना राय देने के लिए। और बजट के ऊपर तो आज सारा दिन हम बात करते रहेंगे, बहुत से और सवाल आते हैं वो भी करेंगे, बट एक छोटी सी बात, ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद फिर
बहुत सारी और जायजा बड़ी-बड़ी भी लेंगे छोटी-छोटी ईद बातें कुर्बां भी पे, करेंगे। उसके बाद की सूरत हाल में सफाई सुथराई की, आपके शहरों की, आपके गांव की, आपके कस्बे की, आपके गोट की क्या अपडेट है? सिंध और पंजाब की हुकूमतों ने ईद कुर्बां के मौके पर शहरों में सफाई सुथराई को हर सूरत यकीनी बनाने के दावे भी किए और बहुत सारी एफर्ट्स भी दोनों अतराफ से नजर आई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ईद उल अज़हा पे इस बार तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप किया गया, जिसकी लोग भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। इदारों ने सफाई सुथराई और आलाइशें ठिकाने लगाने का बड़ा काम किया और गुज़श्ता ईद का इनका ये कहना है कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। और ख़ासतौर पे गर्मी भी बड़ी थी, तो इसमें जिस तरीके से सारी की सारी जिम्मेदारियां पूरी की गई, इसके ऊपर बताया जाए जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10,000 रुपये फीकस इनाम का ऐलान भी किया है। इसी के ऊपर वैसे लाहौर में इट वाज अनबेरेबल, मतलब हम कराची की गर्मी को कह रहे हैं, लेकिन लाहौर में ईद कुर्बां पे जो गर्मी थी वो बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। सो पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा डिस्पोजेबल लिफाफे घरों में तकसीम किए गए और सफाई सुथराई के लिए पहली बार सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और शहरियों को खुशगवार हैरत होती थी। फिर कराची में भी सिंध की बात करें तो कराची में अभी हमने अपने ऑफिस में भी एक मिनी सर्वे कराया और लोग मेजॉरिटी मुतमईन ही दिखाई दिए जो इनके इलाकों में सर्विस मिली है सफाई सुथराई और आलाइशें उठाने के निज़ाम को लेकर। अच्छा, वैसे हमेशा आइडियल नहीं रहती सूरत हाल, इस दफा बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन एक्चुअली क्या है ऑन ग्राउंड हाल जानते हैं नुमाइंदों से। लफ्जों की गोलाबारी भी दोनों तरफ से जारी रही, तर्जुमान सिंध हुकूमत और वजीर इत्तलात पंजाब की तरफ से भी। हम ऑन ग्राउंड सूरत हाल मालूम करेंगे। उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से और सुलेमान सादत खान कराची से मौजूद हैं। पहले लाहौर चलते हैं, उम्मे फरवा से जानते हैं। उम्मे फरवा, आप बताइएगा पूरा शहर में क्या इंतजामात थे, आलाइशों को ठिकाने लगाने से मुतल्लिक क्या देखा आपने और क्या शहरी मुतमईन है? सबसे बड़ी बात जी बिल्कुल, इस दफ़ा लाहौर में जिस तरह से सफाई देखने में आई है, गुज़श्ता सालों के काफ़ी रिकॉर्ड जो हैं वो वाकई ही टूटे हैं और 72 घंटे मुसलसल सफाई ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें 88,000 टन से ज़ायद अलाइशें जो हैं लाहौर डिवीज़न में उठाई गई हैं। लाहौर डिवीज़न में इसमें शामिल लाहौर के अलावा शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर भी आता है, क्योंकि इस दफ़ा टारगेट सिर्फ लाहौर को साफ़ रखना नहीं था, अलाइशें उठाना नहीं था, बल्कि तीनों अजला के अंदर भी सफाई को मुमकिन बनाना था। और इस दफ़ा जो देखने में आया कि वैसे तो हर साल ही लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट सफाई करता है, कचरा उठाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको सड़कों के ऊपर, गलियों के अंदर अलाइशें नज़र आती थी। लेकिन इस दफ़ा देखने में आया कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। 24,000 से ज़ायद जो अमला था लाहौर डिवीज़न में तैनात था, उन्होंने काम किया। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर ये लोग भी मुसलसल विज़िट करते रहे हर गली मोहल्ले में। और इस दफ़ा जो LWMC की जानिब से लोडर रिक्शे रखे गए थे, वो गलियां, वो जगह जहां पर हाथों की मदद से उठाया जाता था और कचरा मुकम्मल तौर पे उठाया नहीं जा, लाइशें उठाई नहीं जाती थी, वो बहुत ज़्यादा देखने में आया, बहुत ज़्यादा सफाई देखने में आई। इस दफ़ा लाहौर में पर्टिकुलरली अपने ही गुज़श्ता साल के रिकॉर्ड तोड़े गए, टूटे और एक मिसाली निज़ाम देखने को मिला आलाइशें ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई का। सुलेमान हमें बताएंगे कि कराची में क्या सीन्स रहे। सुलेमान बताइएगा, कराची इज़ अ वेरी बिग सिटी टू मैनेज एज वेल, सर्टनली यहाँ बहुत कुर्बानी होती है। प्लान तो था, कुछ डंपर वालों ने हड़ताल भी कर रखी थी, उसका भी एक प्लान बी बनाया गया था। क्या आपको शहर में गलियाँ और सड़कों पर अतराफ में मनाजर दिखाई दिए? शहरियों की क्या राय सामने आई? जी अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। जो हड़ताल की जहां तक आपने बात की, तो हड़ताल तो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी, क्योंकि डंपर एसोसिएशन के जो हुकाम है उनका ये कहना था कि डंपर्स नहीं चलेंगे, लेकिन डंपर्स हमें चलते हुए दिखाई दिए। 4,000 से ज़ायद जो है वो डंपर जो है वो सिर्फ इस ऑपरेशन में कराची जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है उसने सिर्फ जो है वो शहर के 7 अजला में चलाया। और जहाँ तक बात इस ऑपरेशन की है, तो ये ऑपरेशन जो है वो ये जारी रहा और इसमें बताया गया है कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है उसने सिर्फ इन 3 रोज़ के अंदर 80 टन से ज़ायद जो है वो अलाइशें जो है उठाकर ठिकाने लगाई। ना सिर्फ ये कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, बल्कि जो 6 हमारे पास यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड्स थे, वहाँ पर भी जो है वो ऑपरेशन, लेकिन जो बड़ा ऑपरेशन था वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का था, जिसमें हज़ारों जो है वो मुलाजमीन थे, साथ ही साथ पूरा शहर था उनके पास। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन
एक्सपेंशन था जो जारी रहा और मजमूई तौर पर जो शहर की सूरत हाल थी वो कदरे बेहतर रही माजी से और कहीं कहीं शिकायत भी दिखाई दी। मेयर कराची मुर्तदा वहाब जो कि शहर के दौरे पर थे वहाँ पर कुछ शिकायत थी जहांगीर रोड पर। तो पहली बार हमने देखा कि चाइनीज़ कंपनी और उसके लोकल कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो शोकॉज नोटिस भी जारी किया और शदीद इज़हार बरहमी किया और जिस पर मीडिया भी हम उनके साथ चूँकि विजिट पर थे तो उनका ये कहना था कि अगर कोई उन्हें बुरा भला कहेगा तो ये उन्हें काबिल कबूल इसलिए नहीं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और अगर कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर चाइनीज़ का वो उनकी कोई बदनियादती होती है तो उस पर वो शोकॉज नोटिस देंगे। साथ ही साथ कुछ इलाकों में शिकायत ज़रूर थी और इस पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि 3000 से ज़ायद शिकायत थी और 94% शिकायत का जो है वो अदाला उन्होंने किया। इस बात का उनका दावा था लेकिन सूरत हाल इसलिए भी बेहतर थी कि पहले हम देखते थे माजी में कि शहर की अहम शाहराहों पर भी जो है वो आलाइशें मौजूद होती थी लेकिन हम खुद भी 3 रोज़ से शहर की सड़कों पर मौजूद हैं तो जो शहर की अहम शाहराहें वो तो मुकम्मल तौर पर साफ़ हैं। गली मोहल्लों पर कहीं इक्का दुक्का आलाइशें ज़रूर मौजूद है लेकिन उनका कहना है कि जब लोग आलाइशें रखते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर ही अंदर वो उसको उठा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल ना सिर्फ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बल्कि जो दीगर इदारे थे उन्होंने भी जो है वो काम बखूबी सर अंजाम दिया तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी और हमने देखा पहली बार शहर की सड़कें जो है वो भी धुली, ना सिर्फ उन्हें फ्यूमिगेट किया गया बल्कि उन्हें हर के गुलाब से धोया गया। तो ये एक अच्छी ये एक कॉम्पिटिशन है जो कि अच्छा लगता है। मतलब एक तरफ पंजाब ये दावा कर रहा है कि ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ, फिर कराची में हमने देखा कि गुज़श्ता सालों की निस्बत बहुत बेहतर सूरत हाल दिखाई दी। सड़कों को धोने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कोई खास है नहीं लेकिन यहाँ इस मरतबा वो भी हुआ। सो दिस इज दैट वन कॉम्पिटिशन विच वी वुड लाइक टू सी मोर। अच्छा कॉम्पिटिशन है ये, होना चाहिए सफाई सुथराई का, अच्छे कामों का कॉम्पिटिशन, शहर को खूबसूरत बनाने का और लोगों की कौन किस तरह से वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करे उस चीज का कॉम्पिटिशन। तो जरा इसी चीज के ऊपर बात करते हैं। गर्मी बहुत थी लाहौर में, उम्मे फरमा बता सकती हैं कि इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट ऑपरेशन। एब्सोल्युटली, लेकिन उस गर्मी के साथ जो अल्फाज की गर्मी थी इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं अब्दुल्ला। उम्मे फरवा, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जो लोकल बॉडी सिस्टम अभी नहीं है, ऑब्वियसली हमें पता है इसका एक पस मंजर है, इलेक्शंस भी नहीं करवा रहे जो लोकल बॉडीज़ के। पंजाब बड़ी तनकीद की है सिंध वालों ने इसके ऊपर। क्या आप समझती हैं चीज़ें मुख्तलिफ होती अगर लोकल बॉडीज़ काम करी होती जिस तरह से उनको करना चाहिए, या फिर लोगों को तो काम चाहिए? जी बिल्कुल, अगर लोकल बॉडीज़ होती तो यकीनन वो भी ऐसा ही काम करती, लेकिन इस दफ़ा अगर लोकल बॉडीज़ नहीं थी तो जिस तरीके से इदारों ने काम किया तो उनकी वो काबिल सताइश है। देखिए लाहौर में इतने सालों से हम देख रहे हैं, सफाई ऑपरेशन को देखते आ रहे हैं। आज इस टाइम पे अगर आप लाहौर में आके देखें तो कोई कह ही नहीं सकता कि 3 रोज़ पहले यानी कल 3 दिन तक यहाँ पे कुर्बानी रही है। ऐसी सड़कें साफ़ की गई हैं जो आज से पहले कभी इतनी सफाई मुमकिन ही नहीं हुई। अगरचे यहाँ पर फिर भी इतने बड़े शहर के अंदर इतनी आबादी में शिकायत तो मसूल हुई हैं लेकिन उनका अजाला भी किया गया है। अमूमन हम देखते थे कि बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया सुलेमान। सो ये दोनों शहरों की सूरत हाल थी। बहुत हम सलाम पेश करेंगे उन तमाम वर्कर्स को जिनको लोग गलत फहमी में कचरे वाला भी कहते हैं लेकिन एक्चुअली वो सफाई वाले हैं। कचरे वाले तो हम हैं। इतनी गर्मी में इतने कचरा हम फैलाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सलाम है आप लोगों को और ज़बरदस्त। अच्छा, इट्स अ लिटिल डिफरेंट फॉर अस टुडे इन द स्टूडियोज क्योंकि हमारे एक कॉलीग जो हमारे सामने ही कुर्सी पे बैठे होते थे उनका नाम था आसिफ शेख, हमारे सीनियर कैमरामैन थे। वो हम में नहीं रहे और अभी ईद की छुट्टियों में उनका इंतकाल हुआ एंड हमें मुख्तलिफ ज़ाहिर इसलिए लग रहा है कि हाउ अनप्रडिक्टेबल लाइफ इज। अभी वो हमारे साथ लिटरली गुज़श्ता प्रोग्रामों में, ईद के प्रोग्रामों में बैठे होते थे, चांद रात पे हमारे साथ थे। सो जाहिर है हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। ये जो पूरा कुर्बानी और इस ईद का जो स्पिरिट है ना, ये उसके साथ ये जो नोट है इतना मुताबिकत रखता है कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। हम कई दफ़ा चीज़ों को इतनी वक़्त देते हैं, हम चीज़ों के ऊपर इतना तकिया करते हैं लेकिन लोगों की, चीज़ों की, इस दुनिया की एक्चुअली ये असलियत है, ये रियलिटी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम दोबारा से बात करेंगे बजट की। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? वैसे कुछ बहुत हंगामा खेज नहीं होने वाला ना हुआ है। हम ज़ाहिर है एक शॉर्टफॉल हमारा रेवेन्यू कलेक्शन में था लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर मल्टीपल टाइम ज़्यादा ओवरऑल रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। अगले साल का टारगेट इससे भी बड़ा है। कैसे अचीव किया जाएगा? एग्रीकल्चर हमारी -13.5% नेगेटिव ग्रोथ में रही है।
उसको कैसे ठीक करना है? अगर गंदम की सपोर्ट प्राइस या दीगर फसलों की सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही और हमारा काबिल काश्त जो इलाका है उसको यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे हैं, देन दिस इज रियली अलार्मिंग। इसको ठीक करने के लिए क्या इक़दाम मसला ये भी है, हम ग्रोथ बहुत ज्यादा करें बट इस ग्रोथ के ऊपर सस्टेन कैसे करना है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये सब कुछ सवाल पूछते हैं माहिर माशियात हैं सना तौफीक हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सना हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी आज के बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी डायरेक्शन सही है और हुकूमत जो इक़दाम ज़रूरी हैं वो करने के इस वक्त मूड में है और करेगी? जी सबसे पहले तो आई थिंक ये जो बजट है, एक गवर्नमेंट की कोशिश यही होगी एक बैलेंस्ड बजट जो है प्रेजेंट किया जाए। और बैलेंस से मुराद ये है कि फिस्कल डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए और फिस्कल कंसोलिडेशन का जो हमने एक पिछले साल भी देखा है कि गवर्नमेंट का फोकस रहा है, वही फोकस कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट अगले साल भी। और यहाँ पे ज़रूरी ये है बताना कि IMF के प्रोग्राम में हम हैं। ऑब्वियसली हमारे पास अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि टैक्स टारगेट्स जो हैं, स्ट्रिंजेंट टारगेट्स हमारे पास टैक्स की मद में भी होंगे। सो टू मेक श्योर कि जब एक तरफ हम जो है टैक्स के टारगेट्स भी मीट कर रहे हो, बट साथ ही में जहाँ पे जो वनरेबल क्लास है उसको सपोर्ट करने के लिए जो मेजर्स हुकूमत ले सकती है वो लिए जाएं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑलरेडी सैलरीड क्लास पे जो है थोड़ी सी रिलीफ की बात आ रही है सामने, तो वो और इसके अलावा जो सोशल प्रोटेक्शन के मद में जो IMF भी सपोर्ट करती है वो चीज़ें भी ज़रूर हुकूमत इस बजट में फोकस करेगी। ये बातें ठीक है आ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रिटेलर्स होलसेलर्स को कैसे टैक्स नेट में लाना है उसका टिल डेट देयर इज नो प्लान। मतलब बीच में वो जो फिक्स टैक्स लगाने की बात हुई थी वो आपको पता ही है किस तरह से रोल बैक हुई। अभी भी हमारे पास उसका कोई सलूशन नहीं है कि ये हमने करना कैसे है। देखें ये वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब इट इज अबाउट टाइम कि आप अपने टैक्स नेट को ब्रॉडन करें और उस टैक्स नेट में, and we have been listening to this since children and now we are talking about it. नहीं एब्सोल्युटली एंड आई थिंक इट इज अबाउट टाइम। जिस तरह हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप कब तक उसी सैलरीड क्लास पे बर्डन डालेंगे जिस पे सिंपल हल क्या होता है कि आपने उन्हीं का टैक्स रेट रिवाइज कर दिया, आपने टैक्स स्लैब्स रिवाइज कर दिए। अगर आपको जो 14 ट्रिलियन का टारगेट हमें मिलने वाला है जो मीडिया में खबर है, सो उस लिहाज से उस वक्त तक ये अचीव नहीं हो पाएगा जब तक अपने टैक्स बेस को आप ब्रॉडन नहीं करेंगे। अच्छा, इसी चीज के लिए सना हम देख रहे हैं कि हुकूमत मुख्तलिफ तजावीज़ दे रही है। जैसे एक तजवीज़ ये है कि जो पेट्रोल लेंगे कैश के ऊपर उनको इजाफी रेट के ऊपर मिलेगा और अगर आप कार्ड के ऊपर लेते हैं तो आपको कम रेट के ऊपर मिलेगा। आपके ख्याल में तजवीज़ कैसी है? ये वर्केबल है? अच्छा, आई थिंक इससे पहले तो जिस तरह अभी वो वाली बात हो रही थी कि रिटेलर्स और होलसेलर्स में ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड इसलिए हूँ क्योंकि उसमें कलेक्शन का नंबर काफ़ी हमारे पास सिग्निफिकेंट अचीव हो जाता है अगर फिक्स रेट भी हम अगर अप्लाई कर देते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर लेट्स सपोज एक एवरेज 5,000 रुपये का भी हम अगर फ्लैट रेट लगा दें रिटेलर्स एंड होलसेलर्स पे तो तकरीबन साल का जो है 400 अरब तक कलेक्ट हो सकता है। सो आई थिंक गवर्नमेंट टारगेट करेगी वो एरियाज को जहाँ पे टैक्स मेजर्स लेके एक बल्क अमाउंट कलेक्ट हो सकती है टैक्स की। जहाँ तक इस तरह के प्रपोजल्स हैं कि कैश पे वर्सेस कार्ड पे, आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद के डिजिटलाइजेशन की तरफ जो हमारी इकोनॉमी जाना चाह रही है, बैंकिंग नेटवर्क में जो है इंक्लूड करना चाह रहे हैं हम अपने कंज्यूमर्स को। सो उसके लिए तो ठीक है ये समझ आती है, बट कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये एक आई थिंक चैलेंज होगा। इससे बेहतर गवर्नमेंट वो वाले एरियाज आइडेंटिफाई करे जिसमें जिस तरह हम ये बता रहे हैं कि अपने रिटेलर्स की बात की तो आप उनके पहले भी ये प्रपोजल आया था कि आप उनके जो मीटर पे है जो बिल आता है उसमें एक फ्लैट रेट आप जो है चार्ज कर लें। सो ये एक तरीका है, बट वही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन की अब जरूरत है क्योंकि तजावीज़ तो बहुत सारी आके जा भी चुकी हैं। रिटेलर्स के नुमाइंदों से बात करते हैं 5,000 तो मेरा ख्याल है हॉल खाते हैं सुन के, वो तो 1,000 रुपये से बात करना शुरू कर रहे थे। अब ये बताइएगा एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी नेगेटिव 13.5% रही है, सपोर्ट प्राइस का इशू रहा है गुज़श्ता साल। मतलब दिस इज़ अलार्मिंग फॉर अस। अगर हमारी मेजर क्रॉप्स ही सही परफॉर्म नहीं कर पा रही, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन इन द कमिंग बजट के ये मामला रेक्टिफाई हो सके? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि एग्रीकल्चर में स्पेशली जिस तरह आप इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 13% का डिक्लाइन हमने देखा है।
पूरी सिचुएशन को हम देखें, स्पेशली ओवरऑल हम जिस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वीक इकोनॉमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस वक्त कंसर्न है, और स्पेशली उस सेक्टर पे जो कि आपकी बैकबोन कहलाती है इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर सेक्टर। ज़रूरत ये है कि शॉर्ट टर्म से ज़्यादा हम जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं उस पर फोकस करें। वाटर लॉगिंग आपका इशू है, ओवरऑल जो यील्ड है आपकी क्रॉप की उसमें एक कंसर्न है। देन वी हैव गॉट, जैसे हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है, और जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो आई थिंक ये वो सेक्टर है जिसमें रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है, स्पेशली कि आपका फार्मर इस वक्त अगर मुझसे कहें कि एक्सेस टू क्रेडिट, वो जाता है मिडिल मैन के पास, आरती के पास, और उसको जो चार्ज किया जाता है रेट, वो बेचारा फार्मर अपने सना मेजर मसला ये हुआ है कि जो लोग काश्त कर रहे थे फसलें, जो छोटा काश्तकार है उसने काश्त करना छोड़ दी फसल क्योंकि उसे मुनाफा नहीं हो रहा फसल में। It is as simple as that. हालांकि इस दफा दावा भी किया था मरियम नवाज ने कि आप फसलें लगाएं, मैं आपका ख्याल रखूंगी। So ये छोटे काश्तकार का जो डिस्करेज हुआ है वो, do you think this is a problem? It absolutely is, and उसके लिए देखिए यही बात है कि आपको कोई ना कोई ऐसा का सपोर्ट प्रोग्राम लाना पड़ेगा। I'm not talking about support prices only. एक ओवरऑल प्रोग्राम लाने की जरूरत है जहां आप इंश्योर करें कि जो फार्मर है उसको आप जो इजी एक्सेस टू क्रेडिट की बात हो रही है आप उसको दें, आप उसको सपोर्ट करें, आप उसे जीरो मार्कअप पे जो है एक लोन दें, उसको इंश्योर करें कि एक तरफ तो कि उसको सस्ता जो है कर्जा मिल रहा है, और ये भी इंश्योर किया जाए। अच्छा, वैसे सना इस तरह का प्रोग्राम तो ऑलरेडी पंजाब में है ना, जिसकी बड़ी तशहीर भी हुई। बिल्कुल है, बट देखिए वही बात है कि जिस तरह की हमारी सिचुएशन रही, जो सिचुएशन ओवरऑल यील्ड की चल रही है और जिस तरह की क्रॉप की है, अब सिचुएशन ये है कि शॉर्ट टर्म में तो ये जरूरत है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करके आपके फार्मर को सपोर्ट करे। ठीक है, बट ये हर बार यही सिचुएशन आ जाती है कि हमारा 2 साल अच्छे निकलते हैं, कोई 1 साल अनफॉर्चुनेटली कोई नेशनल कैलेमिटी की वजह से। ये आई थिंक इसके ऊपर तो एक अलग से पूरा सेशन होना चाहिए और बात करनी चाहिए। एक और चीज़ के ऊपर बताइएगा हमें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी इस दफ़ा नेगेटिव में रही। बड़ी सनतों के लिए किस तरह हमें इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है या काम करने की ज़रूरत है, बजट में क्या हो, क्योंकि हम 4.1 ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, तो वो क्या चीज़ें हों जो हम अपनी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर सकें? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इस साल एक नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में देखी ग्रोथ 1.5% की गवर्नमेंट रिकॉर्ड कर रही है एलएसएम की ग्रोथ। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि ओवरऑल एक तो एग्रीगेट डिमांड जो आपकी है उसको थोड़ा सा एक बूस्ट मिले, जो कि हम देख रहे हैं अब थोड़ी सी डिमांड में आपकी अपटिक नज़र आ रही है। बट गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। वो ही हमारे सामने था 22% इंटरेस्ट रेट से आज हम 11% पे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती है आपके ओवरऑल मैन्युफैक्चरर्स को। हाउएवर ऑन द अदर हैंड हमारे पास जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, सो ऑब्वियसली वो भी एक कंसर्न है बिजनेस पर्सनस के लिए। एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि एक वक्त जो हम लास्ट ईयर देखा था इंपोर्ट जहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड थी, एंड उसकी वजह से जो हमारा अनफॉर्चुनेटली रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं, सो उसकी वजह से भी हमारे ओवरऑल जो अभी हमारी ऑपोजिशन भी जाहिर है इस मौके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एक बयान सामने आया है कि 7000 मेगावाट बिजली पड़ी है जो कि कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मतलब दिस इशू, हाउ टू एड्रेस दिस इशू? नहीं, डेफिनेटली देखें ये करना इवेंचुअली यही है, जब तक आपकी ओवरऑल डिमांड नहीं बढ़ेगी, आपकी ग्रिड पे नहीं आएंगे, आपने कैप्टिव पावर्स को जो है दिया हुआ है, आपको मूव करने की जरूरत है अपने सारे जो इंडस्ट्रियल सेटअप है ग्रिड की तरफ। डिमांड बढ़ेगी तो उसका बढ़ाने का तरीका यही है कि या तो कोई ना कोई इनको कह लें कि सब्सिडाइज रेट पे, बट आई नो इसके बाद यही आता है कि हमने सब्सिडाइज रेट दे के भी देख लिया, आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अभी भी उतनी नहीं है सब्सटेंशियल जितनी आपकी होनी चाहिए। अभी भी आपकी रिलायंस एग्रीकल्चर सेक्टर पे है और सर्विसेज सेक्टर पे है, तो उसको देखकर बहुत शुक्रिया आपका सना साहब, हम आपको ज़हमत देते रहेंगे, अभी तो जाहिर है एब्सोल्युटली। और आज तो पूरा दिन यही है कि आज अभी बजट पेश होगा, फिर उसके बाद पोस्ट एनालिसिस होगा, चीज़ें होंगी, लेकिन साथ साथ ईद का भी थोड़ा सा फ्लेवर होना चाहिए। अभी हम भूले नहीं, ईद को चौथा दिन है, अब्दुल्ला पहला दिन है, ज़बान में तो है अभी फ्लेवर,
ठीक है, वो तो महसूस हो रहा है अभी रात को, मतलब आप, मुझे नहीं पता आपने बारबेक्यू किया अब तक, खाया? कल रात को मैं श्योर वो महसूस हो रहा होगा आपको। लेकिन ईद कुर्बा के आपको बताएं कि तीसरे रोज लोड शेडिंग दोबारा, जरा ईद पे जरा ब्रेक आ जाती है ना जिन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही होती है, गोश्त संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन तीसरा दिन आया तो लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन खाना बदोशों को इसकी फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है रीना? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि गोश्त को किस तरह से प्रिजर्व करने है। ऐसी तरकीब है कि 6 महीने तक महफूज रख सकते हैं। 6 months। वाओ, जरा अली इमरान सैयद से जानते हैं क्या तरीका है। एक मशहूर मल्टीनेशनल फूड कंपनी के मरकजी दफ्तर की इमारत के पीछे एक बार फिर छोटी फूड फैक्ट्री लग गई। जदीद फूड फैक्ट्रीज के बरखिलाफ इसमें ना बिजली है ना पानी। यहाँ पंखों के बगैर खाना बदोश कदीमी तरीके से कुछ इस तरह गोश्त महफूज करने में लगे हैं कि हैरत अंगेज तौर पर कुर्बानी का गोश्त 6 माह तक भी ख़राब ना हो। ये 10-12 दिन सूख जाता है। हाँ, सही हो जाता है। फिर खाने में भी मज़ा आता है। मांग के लाते, दो देता है, कोई नहीं देता, फिर लाते बनाते हैं, खाते हैं गरीब लोग। गोश्त को लंबा काटा जाता है ताकि ये धूप में जल्द खुश्क हो। नमक और मिर्च लगाने के बाद धूप में खुश्क किए जाने से बगैर फ्रिज गोश्त बासानी कई माह महफूज रहेगा। यहाँ चर्बी भी सुखाई जा रही है ताकि खाना बदोशों के लिए तेल घी का खर्च भी बचे। वेल खासा डिफरेंट टेस्ट है इसका, और जो हम फ्रिज पे उम्मन रख के इस्तेमाल करते हैं गोश्त, उसके मुकाबले में बहुत डिफरेंट और अलग मज़े का ये गोश्त था। बकरा ईद 2025 में इन खाना बदोशों ने पहली बार शिकवा किया है कि कुर्बानी करने वालों ने सारा गोश्त फ्रीज़र में रख दिया। पहले ज़्यादा बांटते थे, अभी ज़्यादा नहीं बांट रहे थे। उन लोगों ने फ्रिजों में बंद कर दिया है खाने पीने के लिए। आप खुद अब किसी को भी नहीं दे रहे लोग। ये कहा जाता है कि कदीमी तरकीब से धूप में सुखाया गया ये गोश्त खासा लजीज होता है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। ये वैसे गलत बात है जी, सारा फ्रिजों में गोश्त ना रखा करे, बांटा भी करे। बट मुझे एक चीज़ बताएं, जो हंटर बीफ होता है, हंटर चिकन, वो यही होता है ना कि खुश करते हैं उसको भी मसाला जात लगा के या कुछ? मसाला नहीं, वो तो बेक होता है बेसिकली। हंटर तो ये एक अलग टेक्निक है प्रिजर्वेशन की। इसलिए भी खाना बदोश और कुछ गुरबा को शिकायत है कि गोश्त उन्हें कम मिला है क्योंकि इस मरतबा कम जानवर भी कुर्बान किए गए हैं। ये भी एक फिगर है। ईद उल अज़हा पर एक्चुअली मुल्क भर में 69,77,000 जानवर कुर्बान किए गए हैं। टेन्यूरीज एसोसिएशन के मुताबिक 6 लाख से ज़ायद 6 लाख से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए हैं इस मरतबा। अच्छा, 6 लाख से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए हैं। सर्टनली महंगाई है, अफोर्डेबिलिटी के इशूज़ हैं। हालांकि बड़े जानवर की कीमत ये बताया जा रहा है कि कम हुई थी इस मरतबा। बकरे की कीमत में इजाफा हुआ था 10,000 से 50,000, लेकिन अदरवाइज दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस के कुछ लोग शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मिशन है जिसके ऊपर हमारे जो हमारे सिफारतकार हैं, पार्लियामेंटेरियन सिफारतकार, वो पहले अमेरिका गए और वो अब अमेरिका से यूके गए हैं। आपको पता है बिलावल की क़यादत में एक वफ्द है पूरा का पूरा जिसने हमारा सिफारती मिशन संभाला हुआ है, और किस तरह से पाकिस्तान का पैगाम पाक भारत कशीदगी के दौरान दुनिया को बताना है, वो सब कुछ कर रहे हैं। कल बरतानवी थिंक टैंक में मुलाकात हुई इनकी दीगर लोगों से। इसके बाद ये वफ्द बरतानवी पार्लियामेंट गया। रुकन पार्लियामान यास्मीन कुरैशी ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को पाक भारत ताल्लुकात, खासतौर पर हालिया भारतीय जारियत और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय अज़ाइम से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के अमन के बयानिए को दोहराया और इसलिए भी हमें ज़्यादा रिसेप्टिव लग रही है दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को लेके, क्योंकि हम अमन की बात कर रहे हैं, हम सेंस की बात कर रहे हैं, हम सैनिटी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त का हिस्सा हैं, हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर में उनके पास जाते हैं। बिलावल साहब ने लंदन में इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की है, क्या उन्होंने एग्जैक्टली का ज़रा सुने। पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। अगर कहीं भी भारत में कोई दहशतवादी वाक़या हो, सबूत भी ना हो, उसका मतलब कि हमें जंग पे उतरना है। हम 2 न्यूक्लियर आर्म ममालिक हैं। इस जंग ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल ममालिक है और भारत के बयानिया झूठ में मबनी है, गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। मगर उम्मीद है कि इस पाकिस्तान सच के साथ है, पाकिस्तान अमन के साथ है और अल्टीमेटली जीत हमारी।
अच्छा जी, बिलावल ने इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट है फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसमें भी गुफ्तगू की और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। कहा जी भारत की दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अलावा कनाडा भी महफूज नहीं है। मसाइल ना हल हुए तो मुस्तकबिल में नस्लें भी लड़ती रहेंगी, और अगर न्यू नॉर्मल न्यू एबनॉर्मल जिसे कहा अपनाया गया, वो अपनाया गया तो हर हफ्ता जंग छिड़ी होगी। खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द को दुनिया से मिलने वाला रिस्पॉन्स अब तक बहुत ही इनकरेजिंग है, हौसला अफजा है। ख़ासतौर पर सिंतास माहिदे की मअतली के भारतीय इक़दाम को पूरी दुनिया बड़ी डिस्ग्रेस से देख रही है, नापसंदीदगी से देख रही है, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया दुनिया में, इस पे पहले भी जंगें हुई हुई हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है, दुनिया में इस पे पहले लड़ाइयाँ हुई हुई हैं, मतलब पूरे रीजन्स एट वॉर बिकॉज ऑफ वाटर। और अगर ये मसला दोबारा से शुरू हो गया और दुनिया ने फिर इसको सेटल कर लिया एक दफ़ा। अच्छा, हमने देखा यूरोप में भी इसी तरह होता था, और यूरोप में मुमालिक लड़े एक दूसरे से, झगड़े, लेकिन फिर उन्होंने सेटल किया कि ये लड़ाई, ये मार कुटाई, इसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि इसका नुकसान ही होता है लोगों को। तो इतना पैसा खर्च करना, लोगों को जहनी ट्रॉमा देना, इससे बेहतर है कि सारे यूनियन बनाओ और मिल के बैठो और इंसानों की भलाई के लिए काम करो। कितना अच्छा हो कि पाक भारत भी इस तरफ बढ़ सके ना। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ होंगे ना वाइल। इससे पहले हम पाकिस्तानी वफ्द और इसकी कामयाबी की बात कर रहे थे। दुनिया बहुत रिसेप्टिव है, और इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया है तो कि दुनिया हमारी बात इसलिए सुन रही है क्योंकि हम अमन की बात कर रहे हैं, हम पीस की बात कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, हम सैनिटी से बात कर रहे हैं, हम किसी जोम में बात नहीं कर रहे हैं, और हम जंग की बातें नहीं कर रहे हैं। और जो हमारी एज अ कौम आवाज़ वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, आवाज़ पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ लंदन से इस वक्त लाइव मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मलिक साहब, बताइएगा आपकी लंदन में क्या मसरूफियात रहेंगी, कब तक हैं आप वहाँ पर, किन किन फोरम्स के ऊपर आप पाकिस्तान का मुकदमा उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं वजीर आजम को और नायब वजीर आजम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी बहुत मरतबा हमारी झड़पें हो चुकी हैं भारत के साथ, लेकिन आपने कभी नहीं देखा कि सारी दुनिया हमारे साथ आकर खड़ी हो जाए। और जब भी कोई ऐसी झड़प हुई है तो कभी एक बहाना बनाते हैं, कभी दूसरा बहाना बनाते हैं, कभी दहशतगर्दी की बात करते हैं वगैरह वगैरह। ये पहली मर्तबा है कि ना सिर्फ हमने जंग जीती, जिसमें हम अपनी फौज के बहुत शुक्रगुजार हैं, बल्कि सफारती महाज के ऊपर जिस तरह की कारकर्दगी हमारे नायब वजीर आज़म इसहाक डार साहब ने और वजीर आज़म ने दिखाई है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के दोस्त जो हैं उनको रीच आउट किया गया, उनको हकीकत बताई गई, और उसके अलावा जो बेहतरीन रोल मीडिया ने प्ले किया है, जिसकी यहाँ पे भी बड़ी वाहवाह हो रही है कि कहाँ पे भारतीय मीडिया कह रहा था कि हमने लाहौर के साहिली समंदर पे कब्जा कर लिया, और कहाँ पे हमारे लोग जो हैं, हमारा मीडिया एक इंटेग्रिटी के साथ रिपोर्टिंग कर रहा था। तो वो जो इंटेग्रिटी हमारे मीडिया ने दिखाई वो हमारी सफारतकारी में भी काम आई, क्योंकि 72 या 48 घंटे के बाद सब लोगों को यकीन आना शुरू हो गया कि जो गुफ्तगू पाकिस्तान से आ रही है वो सच्ची गुफ्तगू है। और आज भी हमें ऐसे लगता है कि हमारा काम आसान हो गया क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। और बारहा जो हम ये कह रहे हैं कि हम जंग नहीं करने आए, मगर हम एक मजबूती के एलिमेंट से, कॉन्फिडेंस, ह्यूमिलिटी के साथ, मगर कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि 3 मुख्तलिफ मिथ्स बना रखी थी भारत ने। पहली मिथ ये थी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में उनका कोई सानी नहीं, तो वो तो आपने 2 राउंड्स में देख लिया उनकी कन्वेंशनल वॉरफेयर का हमने क्या हाल किया। फिर आपने सुना कि उनके भारतीय वजीर आजम ने पिछली मर्तबा ये कहा था कि अरे भाई हमारे पास कहीं राफेल होते, वक्त से खरीद लिए होते तो हम ये कर देते, हम वो कर देते। फिर आपने फड़फड़ाते परिंदों की तरह नीचे गिरते हुए राफेल देखे। फिर उन्होंने कोई जिक्र शुरू किया कि वो S-400 है, पाकिस्तान से तो एक पत्थर भी दाखिल नहीं हो सकता। और 4-4 घंटे आपने हमारे ड्रोन उड़ते हुए देखे, जहाँ पे हमारी फौज ने चाहा वहां पे मिसाइल दागा, जो अड्डा उनका फौजी चाहा उसे तबाह किया। तो हम मजबूती और कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, ह्यूमिलिटी के साथ आ रहे हैं, कोई जंगी ऐलान तबल नहीं बजा रहे, ये नहीं कह रहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा सर, लेकिन हम इसको आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिन वफूद से आपकी मुलाकात होती है, जाहिर है उनके पास पहले से ब्रीफिंग्स भी मौजूद होती हैं, लेकिन एक सेंस भी होती है ना, ये जो वाक़यात हुए 3-4 हफ्ते पहले, उसकी क्या दुनिया भी इस बात को मानती है कि पाकिस्तान का पलड़ा
इस तनाज़े में भारी रहा कन्वेंशनल वॉरफेयर में। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ से निकलने के लिए या आगे बढ़ने के लिए जो तजावीज़ दे रहे हैं, या हम दुनिया को जो कह रहे हैं कि देख लीजिए हमारा संतास मुआहदा ये मुअत्तल करके बैठे हैं, ये मसला बढ़ जाएगा, इस पे दुनिया क्या रिस्पॉन्स देती है हमें? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जंगी हवाले से मैंने आपके सामने मुकदमा पेश किया, जो सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया का मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा है। बिल्कुल, तो हमारा मुकदमा बड़ा आसान हो गया। सही। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि देखिए हमारा पैगाम क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि वो कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन फिर भी हम खित्ते में अमन चाहते हैं। तो हम हर एक से सवाल ये पूछ रहे हैं, भाई हम तो अमन चाहते हैं, हम तो डायलॉग चाहते हैं, जरा हमारे काउंटर पार्ट जो भारतीय हैं उनसे पूछिए वो क्या चाहते हैं। वो तो आज भी जंग की बात करते हैं, दुनिया सीज फायर की बात करती है, वो पॉज की बात करते हैं। तो क्या वो जंग करना चाहते हैं? और फिर हम उन्हें ये बावर करवाते हैं कि अगर आप जंग करेंगे तो पहली मर्तबा 2 गिरे थे जहाज, इस मर्तबा 6 गिरे हैं जहाज, अगली मर्तबा 60 गिरेंगे जहाज, उससे अगली मर्तबा 600 गिरेंगे जहाज। इस वजह से जंग की बात चीज का फिर तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, न्यूयॉर्क में तो बिलावल ने बड़ा खुल के इंटरनेशनल मीडिएशन की बात की, बल्कि कहा कि आए इंटरनेशनल ममालिक और पाकिस्तान भारत के दरमियान अगर सालिसी कर सकते हैं तो करवा दें। क्या बरतानिया में भी आप लोगों का यही एजेंडा और यही पैगाम है, और बरतानिया की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि कुछ इत्तलात हैं हमारे पास कि बरतानिया बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है और हो सकता है कि वो इसमें कुछ सॉलिड पेशरफ्त भी करवाए, उससे मुतालिक बताएं। देखिए, एक तो यूनाइटेड नेशंस में भी जब हम गए और हमने वहाँ के सेक्रेटरी जनरल से बात की, वहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके प्रेसिडेंट से बात की, और मुख्तलिफ मंदूबीन जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के उन सब से बात की, तो सबने यही कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, मगर भारत से तो ये आवाज़ आ नहीं रही। जब हम वाशिंगटन डीसी भी गए तो वहाँ पे भी यही बात हुई। मेरा ख्याल है 11 मरतबा तो सदर ट्रंप जो हैं वो खुद कह चुके हैं, कश्मीर को भी इंटरनेशनलाइज कर चुके हैं, कश्मीर का भी जिक्र कर चुके हैं, अमन का भी जिक्र कर चुके हैं, सिंतास मुआहदे का भी जिक्र कर चुके हैं। तो आप देखिए कि दुनिया के तमाम लीडर जो हैं वो वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। तो उससे भारत पे एक प्रेशर आ रहा है, क्योंकि भारत अभी भी वो उनका जो हिंदुत्व की डॉक्ट्रिन है जिसमें वो अपने लोगों को भी ओप्रेस करते हैं, अब इलाके में भी चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने लोगों को कहा कि भाई देखें, 5 दिन में चौधरी से मजारा तो वो बन गए, लेकिन हम कोई अच्छा, आप समझ रहे हैं कि भारत पे इस वक्त बात करने के लिए, मिलके बैठने के लिए प्रेशर बन रहा है? जी, प्रेशर बन रहा है। और बरतानिया से कितनी स्ट्रॉन्ग कोशिशें हो सकती हैं इस सिलसिले में? देखिए, कल तो हम बहुत से थिंक टैंक्स में गए, चैटम रूल्स के तहत भी बड़ी खुल के बात हुई, जिसमें हमने अपना मौकफ सामने रखा, भारतीय मौकफ जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने भी सामने रखा, मगर 15-20 मिनट के बाद सब पे यहाँ हो गया कि भारत तो एक अजीबोगरीब एक जंगजू कोई लेकर चल रहा है थीम, जिसमें मासिवा इसके कि पूरा रीजन तबाह हो जाएगा, कोई और जवाब बाहर नहीं निकलेगा उनके जाविये से या उनके नुक्ता नजर से। दूसरा, ये जो सिंतास का मुआहदा है, ये जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, देखिए अगर ये उनका मौकफ मान लिया जाए कि पानी जो है वो ओरिजिन है, तो फिर उनका जो है वो 2/3 पानी तो आता है चीन से। तो इसका मतलब कि कल चीन को भी ये हक दे दिया जाएगा कि उनका पानी रोक ले। दूसरी बात यह है, हमने दुनिया को बताया है कि आज तक किसी ने पानी को वेपनाइज नहीं किया। हमारी 3-4 जंगें हो चुकी हैं भारत के साथ, आज तक किसी ने पानी को वेपनाइज नहीं किया और इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं किया। तो क्या बदला है? 3 जंगों में जिक्र नहीं हुआ तो आज जिक्र क्यों हो रहा है? वाहिद चीज जो बदली है वो एडमिनिस्ट्रेशन है भारत की, वाहिद चीज जो बदली है वो वजीर आजम मोदी साहब है। डॉक्टर साहब, जब आप ये बात करते हैं तो दुनिया एक्चुअली इसके जवाब में क्या कहती है? क्या ये हमें एश्योरेंस मिलती है कि हाँ जी आप लोग ठीक बात कर रहे हैं या आप सेंसिबल बात कर रहे हैं? और ऑन द कॉन्ट्ररी, आपने अभी भारतीय नुमाइंदों की भी बात की जो कल बात करते रहे, पाकिस्तान ने अपना मुकदमा पेश किया। एक इनको नेशनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं, वो अपने मुल्क में जिस बात पे वोट लेते रहें, कहते रहें, धमकाते रहें,
क्या भारतीय डिप्लोमेट्स इन मुल्कों में जाके भी वही वतीरा अपनाए हुए हैं जो इनकी नेशनल पॉलिटिक्स से डिराइव हो रहा है, कि उसी तरह की बयानबाजी है, उसी तरह का जंगी जुनून है, क्योंकि या ये बाहर जाके मुख्तलिफ हो जाते हैं? देखिए, उनकी गुफ्तगू में एक बचपना सा है, यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें शक भी पड़ेगा या किसी भी मुल्क को, देखिए दहशतगर्दी का वो जिक्र करते हैं हर जगह पे जाके, और हम भी करते हैं। हम उन्हें ये बता रहे हैं कि दहशतगर्दी का तो भाई शिकार हम हैं। कमाल करते हैं आप। अभी ये 2 हफ्ते पहले हमारे बच्चों की बस रोक के उन्हें शहीद किया गया। अभी कुछ महीने पहले ट्रेन रोक के लोगों के ID कार्ड चेक करके उन्हें शहीद किया गया, और हमारे पास सबूत और शवाहिद हैं कि उसके पीछे भारत मुलव्वस है। अभी कुछ साल पहले आपको याद होगा APS के वाक़े में कई 100 बच्चे हैं जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। उनकी उस्तानी को बच्चों के सामने जिंदा जला दिया गया फास्फोरस डाल के। तो हम लोगों को कह रहे हैं कि देखिए, हमारे साथ बिलावल साहब हैं, इनकी वालदा को दहशतगर्दों ने शहीद किया। वो हमारे दोस्त थे जो होम मिनिस्टर पंजाब के थे, उनको दहशतगर्दी ने शहीद किया। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के ऊपर कई दहशतगर्दों के हमले हुए और लोग शहीद हुए। MQM पे हमले हुए, हमारी जमातों को कैंपेन नहीं करने देते। तो हमने कहा देखिए, दहशतगर्दी का शिकार तो हम हैं। हम चाहते हैं इलाके में दहशतगर्दी रुके, हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर खुल के बात, हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के सबूत और शवाहिद जो हैं पेश किए जाएं। लेकिन जो भारतीय मुकदमा है कि अगर आपको शक पड़ जाए और शक की बुनियाद के ऊपर आप ये समझें कि आपके पास हक है जंग करने का, तो अरे भाई, अगर हमें शक पड़ गया, जो पड़ रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि हम भी जंग करें? हम पे भी मुकर्रर है कि आप पे हमला कर दें। तो इस खित्ते में क्या होगा? 2 एटमी ताकतें जब शक की बुनियाद पे बगैर किसी सबूत के एक दूसरे पे जरा सी बात पे हमला आवर शुरू हो जाएंगे होना। तो इस इलाके का क्या बनेगा? डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कंसर्न है आपका। ये जो सारे कंसर्न्स हैं, ये जो सबूत की बात है, क्या ये मुख्तलिफ फोरम्स जिनके ऊपर आप गए हैं उन्होंने मुतालबा किया भारत से? दूसरी बात ये भी बताइएगा, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े थिंक टैंक्स के अंदर जा रहे हैं, दुनिया की कलेक्टिव विजडम वहाँ पर मौजूद होती है, कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाहेंगे हमसे जो कोई तजवीज़ दी गई हो कि पाकिस्तान अपना मुकदमा किस तरह से मज़ीद बेहतर बना सकता है, या अब इसको आगे किस तरह से लेकर चलना चाहिए? देखिए, हमारी तरफ से हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब ये जंग शुरू होने वाली थी तो हमारे वजीर आजम ने कहा आइए डायलॉग कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जंग करेंगे। ठीक है। हमने कहा अच्छा चलिए, बायलैटरली आप गुफ्तगू नहीं फरमाना चाहते तो आप ऐसा करें कि जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं उनसे बात कर लें। उन्होंने कहा नहीं, जंग करेंगे। हमने कहा अच्छा चलिए ऐसा कीजिए कि जो वो ममालिक जो आपके हमारे दोस्त हैं, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इनके आपसे बड़े गहरे रवाबत हैं, मुआशी आपके ताल्लुकात हैं, चलिए उनके सामने सबूत रख देते हैं। आपने कहा नहीं, जंग करेंगे। हमने कहा अच्छा यार, जंग करके देख लो। फिर आ गई जंग का नतीजा सामने। तो अब फाइनली वहीं पे पहुंचे, इतना नुकसान करके। दोनों तरफ गरीब लोग रहते हैं, वो क्या घास फूस हैं कि जिन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए? उनके भी तो गरीब लोग हैं, 500 बिलियन गरीब लोग हैं। अच्छा, दुनिया क्या इसका हल तजवीज कर रही है? कुछ तो कहीं पे तो ये रुकना चाहिए ना? देखिए, बात ये है कि हम तो आ रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। हम ये कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। वी आर नॉट बेगिंग फॉर अ कॉन्वर्सेशन, वी आर आस्किंग द वर्ल्ड कि देखिए इसमें दुनिया की बेहतरी। अगर एक तरफ से उन्होंने वो आपके ख्याल में दुनिया कितनी कंसर्न्ड है इस वक्त इस थ्रेट को लेके? बहुत कंसर्न्ड है, बहुत कंसर्न्ड है। और पानी के मामले में तो बहुत ही कंसर्न्ड है, क्योंकि पानी के मामले में हम उनको ये बावर करवा चुके हैं कि जो पाकिस्तान के साथ भारत करने की धमकी दे रहा है, अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है इससे। अच्छा सर, पाकिस्तान का ये भी मौक़िफ़ है और जाहिर है ऑन रिकॉर्ड है, कनाडा में भारत जो करता रहा है वो सबके सामने है। टारगेट किलिंग करता रहा है कैनेडियन शहरियों की, अमेरिका में करता रहा है, सो हम जब ये दुनिया को कहते हैं कि ये देखिए असल एक्सपोर्टर ऑफ टेरर तो ये हैं। देखिए भाई अब्दुल्ला साहब, हमारा मुकदमा आसानी भारत की गुंडागर्दी की वजह से हुआ है। अगर ये तमाम बातें जो आप कर रहे हैं जब हम किसी के सामने रखते हैं तो उसको कोई जवाब नहीं बन पाता। हम कहते चले हमें छोड़ें, आप कनाडा की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, आप पाकिस्तान में जो कत्ल गारत टारगेट किलिंग वो करने की कोशिश करते हैं या करते हैं उसकी बात करें।
तो जब हम ये तमाम चीजें सामने रखते हैं और जंग जीतने के बाद सामने रखते हैं और हम उनको कहते हैं कि हम कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आप वाइल्ड वेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें फास्टेस्ट गन विंस, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि वी आर द फास्टर गन, लेकिन इसके बावजूद हम उनकी बात करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आप और आपके कॉलीग्स बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रख रहे हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, इट्स रियली अर्ली इन द मॉर्निंग इन यूके और वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच, और आई थिंक अब्दुल्ला ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जब भी ये बात करते हैं कि सिफारती मिशन दुनिया में जा रहा है, पैगाम पहुंचा रहा है हमारा, तो एक आर्ग्यूमेंट ये आता है दुनिया को कोई कुछ नहीं पड़ा इस वक्त, दुनिया को पाकिस्तान इंडिया में क्या हो रहा है उसे कोई कंसर्न नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं जी, दुनिया बड़ी इन्वेस्टेड है, क्योंकि जाहिर है जब दो एटमिक ममालिक इस तरह के माहौल में होते हैं जहां जंग हो चुकी है और अभी भी एक मुल्क कह रहा है कि मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं तो रुका नहीं हूं, तो दुनिया इज कंसर्न सर्टनली, और पानी के मामले में तो दुनिया और भी कंसर्न है। सो दैट वाज द लेटेस्ट फ्रॉम डेलीगेशन। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि कराची के इलाके मलीर के कोही गोट में अस्पताल की अशद ज़रूरत है। कुछ तंजीमों ने अस्पताल बनाने का जिम्मा अपने सर लिया है, लेकिन ज़ाहिर है आसान काम तो होता नहीं है, बड़ा खर्चा आता है और इसके लिए फ़ंड्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। और इसी सिलसिले में सबसे अहम किरदार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक ग्रुप अदा कर रहा है जिन्होंने एक यूनिक रास्ता अख्तियार किया है। ये लोग रोमियो एंड जूलियट के एक देसी वर्जन का थिएटर प्ले लेकर पाकिस्तान आए हैं। दुनिया के और ममालिक में और शहरों में भी परफॉर्म कर चुके हैं और इस परफॉर्मेंस के ज़रिए ये लोगों को बताते भी हैं इस अस्पताल के बारे में और फंड्स भी इकट्ठे करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो एडॉप्टेशन इन्होंने किया है वो है रोमियो एंड जूलियट को रमज़ान एंड जन्नत इन लोगों ने बना दिया है, और कितने अच्छे काम के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली साहब और नूरुल ऐन खान, बहुत शुक्रिया। और दोनों एक्टर्स भी हैं इसके अंदर, परफॉर्मेंस है ऑफ कोर्स। शाहिद आप बताइएगा, आप रमज़ान का कैरेक्टर भी अपना रहे हैं जी। ये आपने पाकिस्तान से ही शुरू किया या मजीद मुल्कों में भी आपने परफॉर्म किया? कैसे आपको सोच आई कि हमने इस अस्पताल के लिए चैरिटी? एक्चुअली ये प्ले हमने फरवरी में किया था। हमारी ग्रुप है लिटरेचर एंड आर्ट्स ऑफ अटलांटा, जिसके मोहम्मद इनामुल्लाह जो हमारे प्ले के राइटर हैं, ही मेड दिस ग्रुप के उसमें हम प्लेस करते थे। तो जब उन्होंने ये प्ले किया और हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर शेरशाह से उसके फ़ौरन बाद, तो डॉक्टर शेरशाह यूएस में थे, वो बता रहे थे कि आजकल महंगाई की वजह से किस तरह से उनके पास इन्फ्लक्स बढ़ गया है पेशेंट्स का। लाइक दे आर डूइंग ऑलमोस्ट 14,000 डिलीवरीज एवरी ईयर। फिस्टूला जो एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें प्रेगनेंसी के बाद औरतों में एक स्टूल एंड यूरिन ब्लीड करता रहता है, लीकेज होता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। सो वंस वी हर्ड अबाउट इट कि ये उसकी सर्जरी करते हैं और वर्ल्ड रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शेरशाह सैयद, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम उनको सजेशन दिया कि क्यों ना हम एक प्ले हमारा एक तैयार है, अगर हम आपके हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग करें। तो वी टॉक टू द टीम एंड द टीम वाज ऑल रेडी फॉर दैट। हमारे प्ले राइटर प्रोड्यूसर जो हैं उन्होंने भी कहा बिल्कुल अच्छा कॉज है, लेट्स डू इट। तो फिर हमने इसको शहर लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन हम में से कोई भी प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, लेकिन वही है कि कर करके सीख गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह। रोमियो एंड जूलियट पे हाथ डालना भी एक बड़ा रिस्क होता है ना, मतलब इट्स एन आइकॉनिक थिंग, बिगर देन आइकॉनिक आई गेस। सो वो करते हुए आपको खौफ आया था कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे? तरह तरह के लोगों ने परफॉर्मेंसेस इस सिलसिले में ऑलरेडी देखी हुई हैं, फिर इसमें अपना टच क्या डालना है क्या नहीं डालना, फिर हम लोग तो मजाक के आदी हैं, हमें अच्छा लगता है एंटरटेन होना, वो कितना है इसमें? एक्चुअली आई थिंक लिखाई जो है वो बहुत अहम किरदार थी। अगर शेक्सपियर अच्छा ना लिखते तो वो कल्ट क्लासिक्स में शामिल ना होते। तो मोहम्मद इनामुल्लाह जिन्होंने ये तहरीर किया इसको वो बड़े एसोसिएटेड रहे ज़िया मुहिद्दीन के साथ, और ज़िया साहब का कंट्रीब्यूशन इन दिस एरिया वो बहुत वसी है। तो उनको जब मुसविदा दिखाया गया तो उन्होंने अपना एक अंदिया दिया कि हाँ इसको किया जा सकता है। तो फिर उसमें कुछ जो किरदार हैं और कुछ लिखाई जो है वो शेक्सपियर की एडॉप्टेड है, बाकी को हमने एक पाकिस्तानी ख़ानदान और उनके माहौल के हम चले गए हैं कहीं और, लेकिन हमारी रूट्स वही हैं, हमारे प्रॉब्लम्स वही हैं। उस हिसाब से जब लिखा गया तो उसमें जी, लेकिन हम जिस शहर में जाते हैं उसको वहीं का बेस कर देते हैं। वहीं का बना देते हैं। So now if you see it in कराची तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कराची बेस्ड है। अच्छा, इसमें बड़ा ओपन एंडेड आप अडॉप्ट करते रहते हैं। जी अडॉप्ट करते रहते हैं एज पर द नेचर ऑफ द सिटी, और वो सिटी कैसी है, उसमें कैसे किस तरह के लोग हैं, उन्हें क्या पसंद आएगा। ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं हम आपसे पूछेंगे क्योंकि लोगों को खुद देखना पड़ेगा जाके। बट ये बताएं, देसी खानदान में रोमियो एंड जूलियट लव स्टोरी
यही तो मजा है। देखिए अब हीर रांझा, सस्सी पन्नू, ये भी तो हमारी लैला मजनू, इनको भी तो हमने अडॉप्ट किया, या जो भी क्लासिक कहानियां थी तो उसको। लेकिन जिस तरह से अंदाज में, जैसे नूरुल ऐन ने कहा कि जो लिखाई है, तो मोहम्मद इनामुल्लाह साहब ने जिस तरह से हमारे राइटर ने इसको लिखा है, इसमें कॉमेडी का आंसर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को आजकल सीरियस नोट्स पे सीरियस ड्रामे पसंद नहीं आते, तो इट्स अ फुल ऑफ कॉमेडी। वी एक्सपेक्ट थिएटर, जाहिर है सीरियस थिएटर भी होता है, लेकिन वी एक्सपेक्ट, पीपल एक्सपेक्ट कि जब थिएटर पे जाएं तो आप हंस के आए, हंस के भी आए। बिल्कुल। और एक बारीक लाइन होती है एक मिजाह में और एक आमियाना सी बात में, जिसको हम अमूमन बड़े आसानी से अपनी ज़िंदगियों में, हाँ भाई हंसी आ गई, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा मयारी इंटेलेक्चुअल ह्यूमर है, जो कि मैं समझती हूँ कि कराची इज़ एन आइडियल प्लेस कि जहाँ उसको लोग देखें और आकर एंजॉय करें। अच्छा, टारगेट क्या है आप लोगों का? जी, टारगेट हमारा है कि कम से कम हमें 4 शोज़ के अंदर 20 करोड़ रुपए जमा हो जाए। अच्छा जी, छोटा सा टारगेट है, 20 करोड़ रुपए। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट फॉर पाकिस्तानी पीपल, हाउ जेनरस दे आर। अच्छा, और साथ साथ ये भी बताओ कि हॉस्पिटल, आपने कहा ना बनाना नहीं, हॉस्पिटल ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर लास्ट 20 ईयर्स। उसमें अपग्रेड चाहिए, जी अपग्रेडेशन चाहिए, डेली एक्सपेंस चाहिए, बहबूद के लिए काम चाहिए, क्या है एग्जैक्टली मकसद? एक्चुअली वी हैव एवरी डे वी हैव अबाउट 800 to 900 ओपीडी पेशेंट्स, और वहाँ पे हमारा स्लोगन है मुफ्त इलाज हर औरत के लिए। वहाँ मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग होती है, हर साल 250 मिडवाइफ्स ट्रेन होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। कराची से दूर नहीं है, मलीर में आप लांडी से मंजिल पंप पे जब जाते हैं उसी गली में ये हॉस्पिटल है, बट द कराची पीपल इवन डोंट नो अबाउट इट। तो जब डॉक्टर शेरशाह से हमारी बात हुई, मैंने आके हॉस्पिटल विजिट किया, तो हमने कहा डॉक्टर साहब इस मैसेज को तो दुनिया भर में फैलाना चाहिए और इसके लिए बहुत काम करना चाहिए। और आप लोग फ्री इसमें परफॉर्म भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मगर ये आप नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, मगर आप आई एम श्योर अच्छी ही करते होंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ शोज में, तो डायरेक्टर को भी चैलेंज होता है? डायरेक्टर का डेफिनेटली चैलेंज है, क्योंकि मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के लोग आप एक जगह इकट्ठे कर रहे हैं, उनका एक रिदम बनाना और एक दूसरे को इस तरह लेके चलना कि अगर कुछ भूले तो हम भूले, आपको पता ना चले। के सवार हैं तो वो भी बिल्कुल, हम सब मुख्तलिफ जॉनरा ऑफ वर्क हमारा है, कोई बिजनेस प्रोफेशनल है, मैं तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ, दो जो हमारे दीगर किरदार हैं वो अलग जगह हैं, लेकिन डायरेक्टर हमें बड़ी अच्छी तरह पिरो के रखता है। चलिए, वंडरफुल जी, थैंक यू, थैंक यू। But I just want to mention the director. She is a psychiatrist, Dr. Farzana Barmal. Dr. Farzana Barmal. And she is doing that, और इस टीम में बहुत सारे लोग और भी शामिल हैं स्टेज सेटअप में। और क्या खूबसूरत कॉज है, और क्या जबरदस्त बड़ी कॉज है। टैलेंटेड हमारी अमेरिकी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एंड यू सर्टनली टू रिप्रेजेंट देम एज वेल। 13 से 16 जून तक ये पेश किया जाएगा, आपने जरूर जाके देखना है। वी गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।